ये तमाम चैनल अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो में एक जिनजादे और गांव की दोशीजा के प्यार की पुरअसरार दास्तान पार्ट 1। सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम जोहरा। धीए कैसी हो? बड़े दिनों बाद आई हो। वो दरअसल अम्मा को मलेरिया हो गया था, बड़ी परेशानी रही। जब हकीम जी के इलाज से फर्क नहीं पड़ा तो फिर मैं और अब्बा अम्मा को शहर ले गए थे। वहाँ 3 दिन तक अम्मा अस्पताल में दाखिल रहीं। डॉक्टरों ने इतनी तवज्जो से इलाज किया कि अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई हैं। जोहरा ने जवाब दिया, अच्छा, मैंने तो सुना है कि शहर के अस्पतालों के डॉक्टर बीमार बंदे को तो पूछते ही नहीं, बल्कि वहाँ तो दाखिला भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। चाची ने हैरान होकर कहा, हाँ बात तो कुछ ऐसी ही है, मगर चाची वो तुम्हारा होने वाला जो जवाई है ना, मेरा मंगेतर गफूरा, वो अस्पताल में चपड़ासी लगा हुआ है। डॉक्टर उसकी बड़ी बात मानते हैं। जोहरा ने शर्माते हुए अपने मंगेतर का जिक्र किया। अच्छा अच्छा, खैर से पुत्र गफूर शहर के अस्पताल में काम करता है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब धीए तेरी किस्मत की वजह से हुआ है, वरना तो तुमसे मंगनी होने से पहले तो वो यूं ही आवारागर्दी करता फिरता था। माँ बाप बेचारे परेशान थे कि 8 जमातें पढ़ने के बावजूद एक ही पुत्र, और वो भी निकम्मा है, कोई रिश्ता भी नहीं देता था। मेरी नूरी के लिए कई बार उसकी माँ ने बात की थी, लेकिन तौबा करो, नूरी के अब्बा ने तो साफ इनकार कर दिया था। चनवर्गी थी, एक लोफर के पल्ले बांधकर उसकी हयाती पर बात करनी थी क्या? मगर तेरे माँ बाप ने कुछ ना देखा और खुदा तवक्कल बेटी का रिश्ता कर दिया। सोहने रब ने तेरी माँ की दिन रात की दुआओं का ऐसा अजर दिया, तेरे तो भाग खुल गए थी, अल्लाह मुबारक करे। चाची ने हसद और रश्क के मिले जुले एहसासात के साथ जोहरा के मंगेतर के माजी को खंगालते हुए लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। चाची, नूरी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जोहरा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। अंदर कमरे में लेटी हुई है। क्यों चाची, तबीयत तो ठीक है ना नूरी की? जोहरा ने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, बस कह रही थी कि सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा एक गरम गरम दूध का गिलास पीकर कुछ देर आराम कर लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा चाची, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि नूरी आज कपास चुनने खेतों में नहीं जाएगी? नहीं नहीं, जरूर जाएगी। जाकर उसे कहो कि तुम्हारे साथ कपास चुनने के लिए चले। ये कहकर चाची मिट्टी के मटके से निकालकर पानी पीने लगी और जोहरा नूरी के कमरे की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जोहरा और नूरी अपनी 8-10 और सहेलियों के साथ थीं और बातें करती खेतों की तरफ जा रही थीं। उन सब लड़कियों की उम्रें 15 से 17-18 साल के लगभग थीं। उनमें नूरी सबसे ज्यादा नुमायां थी। उसका लंबा कद, खूबसूरत नैन नक्श, खूबसूरत रंग जिसमें हल्की हल्की सुर्खी की झलक थी। मामूली से बदरंग कपड़ों में भी उसका सरापा बेहद दिलकश लग रहा था। जोहरा नूरी के मुकाबले में मामूली शक्ल सूरत की थी, लेकिन बेइंतहा बाइखलाक थी। दोनों सहेलियां एक जान और दो कालिब थीं। दीगर लड़कियां उनकी इस बेमिसाल दोस्ती पर रश करती थीं। दोनों बचपन से ही एक साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थीं। जवानी की हदूद में दाखिल होने के बाद बचपन की ये दोस्ती निहायत मजबूत हो चुकी थी। दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन न आता था। अगरचे गांव की बाकी लड़कियों के साथ भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, मगर इन दोनों की बाहमी दोस्ती तो ज्यादा पुरखुलूस थी। जब से जोहरा की मंगनी तय हुई थी, नूरी बड़ी परेशान थी कि उसकी प्यारी सहेली उसे छोड़कर शहर चली जाएगी तो वो अकेली रह जाएगी। उस पे जोहरा हंसकर कहती, तू फिक्र न कर नूरी, मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। गफूर का चचाजाद भी उसके साथ अस्पताल में काम करता है, मैं उसके साथ तेरा रिश्ता तय करवा दूंगी। इस तरह हम दोनों शहर में भी इकट्ठे एक ही घर में रहेंगे। गफूर कहता है कि उसने और उसके चचाजाद ने मिलकर एक छोटा सा 2 कमरों का क्वार्टर अस्पताल के अहाते के अंदर ही ले रखा है, जो हम दोनों के लिए काफी होगा। एक कमरे में तुम और रहमत रहना और एक में मैं और गफूर रहेंगे। हाँ, खाना पीना हम इकट्ठा रखेंगे, ठीक है ना? जोहरा मुस्तकबिल के हसीन सपनों में खोई खोई नूरी से कहती तो नूरी उस तसव्वुर से ही खुश हो जाती कि वो अपने बचपन की हमजोली के साथ हमेशा एक घर में रहेगी। उस वक्त भी वो दोनों ऐसी ही बातें करती हुई दूसरी लड़कियों से खासा पीछे चल रही थीं। बातों के दौरान अचानक जोहरा कहने लगी, नूरी, मुझे याद आ गया, मैं तो अम्मा को उसकी दोपहर की दवाई नहीं दे के आई। तुम चलो, मैं अम्मा को दवाई देकर आती हूँ। गफूर ने कहा था कि दवाई वक्त पर देनी है। ये कहकर जोहरा घर की तरफ वापस चल पड़ी, जबकि नूरी अपनी सोचों में मगन चलती रही। दूसरी लड़कियों की आवाजें अब उसे नहीं आ रही थीं, क्योंकि वो तेज तेज चलती हुई खासी आगे चली गई थी। अब तो वो नजर भी नहीं आ रही थी।
दोपहर का वक्त था। सर्दियों की गरम गरम सुनहरी धूप हर तरफ फैली हुई थी। गांव के मर्दो जन की अक्सरियत खेतों में कामकाज में मसरूफ थी। कपास की फसल तैयार थी। औरतों और लड़कियों ने मोटे कपड़े के थैले बनाकर कंधों पर डाले हुए थे और वो बड़ी फुर्ती के साथ कपास के फूल चुन चुन कर थैलों में डाल रही थी। जब थैले भर जाते तो वो खेत के किनारे मौजूद एक दरख्त के नीचे बिछे हुए कपड़े पर अपना थैला खाली कर आती और थोड़ा सस्ताने के बाद फिर नए सिरे से खेत में जाकर कपास चुनने लगती। नूरी पगडंडी से गुजरते हुए गांव की औरतों को कपास चुनते देखते हुए जा तो अपने खेत की तरफ रही थी जहां उसकी सहेलियां कपास चुन रही थीं, मगर अपनी सोचों के ताने बाने में उलझी वो चलती चली गई और उसे एहसास ही न हुआ कि अनजाने में वो अपना असल रास्ता छोड़कर पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल रही है। ये कब्रिस्तान बहुत कदीम था। अब तो इसमें मुर्दों को दफनाने की गुंजाइश भी नहीं रही थी। उस कब्रिस्तान के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब वाक़े बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे जिन्नात का बसेरा है। ये दरख्त इस कदर घना और कदीम था कि गांव के बहुत ज्यादा उम्र रसीदा बुजुर्गों को भी नहीं मालूम था कि कब्रिस्तान में इस पीपल के दरख्त को किसने और कब वहां लगाया था। पीपल की घनी शाखें चार जानिब से यूं जमीन पे झुकी हुई थीं कि एक नीचे बड़ा सा कमरा बन गया था। पीपल के दरख्त के तने के चारों तरफ मट्टी का चबूतरा बना हुआ था। अगर दोपहर या रात को कोई औरत या मर्द भूल कर उस दरख्त के करीब चला जाता था तो जिन्नात उस पे हावी हो जाते थे और बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ते थे। नूरी ने इन जिन्नात के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे थे, इसलिए वो कभी भी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाती थी। जाना तो दूर की बात है, वो उस तरफ देखती भी नहीं थी। खासकर उस वक्त से जब एक मर्तबा अपनी बहन के साथ खेतों की तरफ जाते जाते उसकी नजर कब्रिस्तान और पीपल के दरख्त पर पड़ी थी तो उसने देखा था कि पीपल के दरख्त के नीचे से काले कपड़ों में मलबूस 3 इंतहाई खूबसूरत कदामत औरतें बरामद हुईं। नूरी हैरत से मुंह खोले उनकी जानिब देख रही थी। वो तीनों औरतें फिर नूरी और उसकी बहन की तरफ बढ़ीं और पलक झपकते में उनके करीब पहुंच गईं। इससे पहले कि वो औरतें उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती, नूरी ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी बहन भी पीछे पीछे दौड़ती आ रही थी और उससे पूछ रही थी, क्या हुआ नूरी, घर क्यों वापस जा रही हो? खेतों में चलो, अम्मा नाराज होंगी। असल में नूरी की बहन ने उन औरतों को नहीं देखा था, मगर नूरी इस कदर डरी हुई थी कि वो बेतहाशा भागती चली गई। घर पहुंचकर वो बेसुध होकर गिर पड़ी थी और फिर कई रोज तक बुखार में मुब्तला रही थी। उस दिन शाम का वक्त था और वो जुमेरात का दिन था। नूरी खेतों में से चारा काटकर अपनी धुन में मगन कोई लोकगीत गुनगुनाती हुई चल रही थी और फिर अचानक से उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदम बेहद भारी हो रहे हैं और फिर उसे यूं लगा जैसे कोई गैर मर्रई ताकत उसे खींचकर कब्रिस्तान वाले पीपल के दरख्त की तरफ ले जा रही हो। और फिर जैसे ही नूरी ने उस जानिब चलना शुरू किया तो उसे अपने जिस्म और कदमों में एक तवानाई सी महसूस हुई। उसे पता ही नहीं लगा कि वो कब पीपल के दरख्त की शाखों से बने उस कमरे जैसी जगह पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर नूरी को हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि वहां इस तरह एक गोल सी कुशादा जगह बनी हुई थी जैसे कोई साफ सुथरा बड़ा सा रोशन कमरा हो। सामने दरख्त के चारों तरफ ईंटों का एक चबूतरा सा बना हुआ था और उस चबूतरे पर एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान बैठा था, जिसके बाल निहायत खूबसूरत और सुनहरे थे। चेहरे की रंगत सुर्ख सफेद थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी मकनातीसी चमक थी। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उनसे शुआएं फूट रही हों। आओ, आ जाओ नूरी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस नौजवान की दिलकश आवाज नूरी के कानों से टकराई तो उसके दिल की धड़कनें अथल पथल होने लगीं। वो उसके चेहरे पे नजरें जमाए उसकी जानिब बढ़ती चली गई और उसके करीब ही चबूतरे पे बैठ गई। नौजवान ने नूरी से पूछा। जवाब में नूरी ने हाँ में सर हिलाया तो नौजवान ने अपना एक हाथ फिजा में बुलंद किया और उसी लम्हे उसके हाथ में एक प्लेट आ गई जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ सजी हुई थीं। नौजवान ने एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर नूरी की जानिब बढ़ाया तो उसने झिझकते हुए वो टुकड़ा मुंह में डाला, जो उसके मुंह में जाते ही घुल गया। उसका जायका ऐसा था कि नूरी ने आज तक ऐसी मिठाई पहले कभी नहीं खाई थी। फिर वो नौजवान मिठाई खिलाने के साथ साथ अपनी खूबसूरत आवाज में बातें भी कर रहा था। उसने नूरी को बताया कि वो उसे अक्सर खेतों में आते जाते देखता था और तभी उसे चाहने लगा था। आज दिल के हाथों मजबूर होकर उसने खुद को इस पे जाहिर कर दिया था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो कौमे जिन्नात से ताल्लुक रखता है और उसने फैसला किया है कि वो नूरी को हमेशा चाहता रहेगा।
नूरी दुनिया और माफिया से बेखबर होकर निहायत दिलचस्पी से न सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी बल्कि उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर उसे पसंद भी करने लगी थी। उसे हैरत हो रही थी कि जिन्नात भी इस कदर खूबसूरत हो सकते हैं। उसने तो सुन रखा था कि जिन बहुत ज्यादा बदशक्ल और खौफनाक होते हैं, और इंसानों को चाहना और पसंद करना तो दरकनार, वो तो जिस इंसान पर हावी हो जाते हैं उस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक कोई आमिल उसे निजात ना दिलाए या वो किसी और जिन के हाथों मारा ना जाए। मगर ये तो निराला था जो उसे मिठाई भी खिला रहा था और उससे मीठी मीठी मोहब्बत भरी बातें भी कर रहा था। इसी कैफियत में जब काफी देर हो गई तो नूरी को जैसे होश आ गया। वो बौखला कर खड़ी हो गई। मैंने अब अपने घर जाना है। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। बाहर तो इतना अंधेरा फैल गया है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हें छोड़ आता हूँ, नौजवान ने खड़े होते हुए कहा। जब वो खड़ा हुआ तो नूरी को हैरत का एक झटका लगा। उसने सुना था कि जिन्नात के कद तो बेहद लंबे होते हैं, जबकि उसका कद तो एक मामूली आदमी के कद से भी छोटा था। नहीं, तुम मेरे साथ मत जाओ, कोई देख लेगा, नूरी ने घबरा कर कहा। अरे बेवकूफ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जैसे ही नौजवान ने ये अल्फाज कही, नूरी ने देखा कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। अभी शाम का मलगजा अंधेरा फैला हुआ था। घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ बाहर आंगन में ही खड़ी थी। कहाँ थी तू? इतनी देर क्यों लगा दी तूने? और चारा कहाँ है? घंटों के बाद आई है और चारा काट कर भी नहीं लाई। अब मैं भैंस को तेरा सर डालूंगी क्या? माँ ने नूरी को देखकर गुस्से के आलम में कहा तो नूरी को याद आया कि चारे का गट्ठा तो वो पीपल के दरख्त के पास ही भूल आई थी। अब अगर माँ को असली बात बताती तो वो उसका घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती। उसने तबीयत की खराबी का बहाना बनाया और अंदर कोठरी में जाकर चारपाई पर लेट गई और आंखें बंद करके उस खूबसूरत नौजवान के तस्वुर में खो गई जो जिन की बजाय किसी मुल्क का हसीन और जमील शहजादा लगता था। अब अक्सर ऐसा होता कि नूरी पीपल के दरख्त के पास चली जाती जहां उसके ख्वाबों का शहजादा उसका मुंतजिर होता। वो नूरी को तरह तरह की मिठाइयाँ, मजेदार फल और लजीज खाने खिलाता, उससे मोहब्बत भरी बातें करता और जीवन भर उसका साथ निभाने के अहद करता। उस पे नूरी घबरा कर कहती, तुम जिन जात हो और मैं इंसान, हमारा मिलन कैसे हो सकता है? तो वो लापरवाही से कहता, ठीक है, हमारी शादी हो सके नामुमकिन हो सकता है, मगर हम इसी तरह एक दूसरे से मिलते रहेंगे क्योंकि हमारी मोहब्बत पाकीज़ा है। मैं सिर्फ तुम्हारी दीद का प्यासा हूँ। तुमसे बातें करना और चंद लम्हों के लिए मिलना ही मेरे लिए हासिल जिंदगी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरी हो और सदा मेरी रहोगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। मगर ये कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजर सकती ना। आजकल मेरे रिश्ते आ रहे हैं, शायद जल्द ही मेरी शादी हो जाए, फिर हम कैसे मिल सकेंगे? नूरी ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। किसकी जुर्रत है जो तुमसे शादी करने की कोशिश करे? मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगा, नौजवान ने तैश में आकर कहा। नूरी खामोश हो गई। उस जिन जात ने नूरी को अपना नाम रुस्तम बताया था। रुस्तम की मोहब्बत में रफ्ता रफ्ता नूरी की ये हालत हो गई थी कि वो ज्यादातर तन्हा रहने को तरजीह देती और रुस्तम के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसे बुला लेती और फिर दोनों बैठे बातें करते रहते थे। जब कोई उनकी जानिब मुतवज्जा होता तो यही समझता कि नूरी अपने आप से बातें कर रही है, क्योंकि रुस्तम किसी को नजर नहीं आता था। उस रोज भी नूरी शुरू में तो अपनी हमजोली जोहरा और दूसरी लड़कियों के साथ ही थी। जोहरा उससे मुसलसल बातें किए जा रही थी। उसके सर पर चारे का गट्ठा था, इसलिए वो सिर्फ सामने ही देख पा रही थी। वो अपनी धुन में नूरी से बोले जा रही थी क्योंकि उसकी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई थी और वो अपनी शादी के सिलसिले में होने वाली तैयारियों की तफसील नूरी के गोश गुजार कर रही थी। हाय हाय जोहरा, तू किससे बातें किए जा रही है? उसके दाएं तरफ साथ चलने वाली सहेली ने यूं जोहरा को तेज तेज बोलते सुनकर हैरत से पूछा। अरे मैं नूरी से बात कर रही हूँ, और किससे? जोहरा ने इत्मीनान से कहा। मगर नूरी तो अब हमारे साथ नहीं है। दूसरी सहेली की ये बात सुनकर जोहरा ने पलटकर इधर उधर देखा और बोली, ये नूरी कहाँ रह गई? अभी तो मेरे साथ चल रही थी और मेरी बातों के जवाब में हूँ हाँ भी कर रही थी, मगर अब गायब है। मुझसे चाची ने कहा था कि नूरी को साथ लेकर आया करो, उसे अकेले न छोड़ना। मेरा ख्याल है कि यहाँ हम कुछ देर रुककर उसका इंतजार कर लेते हैं।